ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम का आगाज जहां हमने जुनूबी कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर से किया है और वहीं पर अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं राजौरी, जहां से अभी अभी ये खबर सामने आई है कि यहां पर उस वक्त खलबली मची जब नेशनल हाईवे के करीब एक आईडी पाई गई। यानी कि फोर्सेस को इतला मिली कि नेशनल हाईवे के करीब कुछ मुश्तबा शाय है। उसके बाद इस इलाके को मुहसरा किया गया और बताया जाता है कि शायद जो मुश्तबा शाय है ये आईडी हो सकती है। और इसके बाद पूरे नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। राजौरी से ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर फोर्सेस को एक इतला मिली है कि नेशनल हाईवे के करीब कुछ मुश्तबा शाय है। उसके बाद पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। हम अपने साथी जमशीद मलिक से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि जमशीद से पूरी तफसीलात जो है वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। जमशीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशीद, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है जो खबर सामने आ रही है? ज़रा हमारे नाजरीन को आप तफसील से बताएं भी और दिखाएं भी कौन सी जगह है, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? जी अमीन, बिल्कुल इस वक्त हम दलोगड़ा राजौरी में खड़े हैं और ये काम हम आपको दिखाते हैं। सामने वाला ये आप दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आईडी निस्ब की गई है जिसके बाद इस पूरे इलाके को मासरे में लेके सर्च ऑपरेशन भी इसके साथ एक इलाके में चलाया जा रहा है। और आईडी डिफ्यूज करने के लिए बम स्क्वाड दस्ते भी, आप ये पूरे पीछे का ये मंजर भी आप देख सकते होंगे कि किस तरह सेना को लगाया गया। मगर इससे आगे जाने की हमें अभी तक इजाजत नहीं दी जा रही है। मगर आज सुबह ही ये खबर सामने जब आई थी तो उसके बाद जम्मू राजौरी हाईवे को भी बंद कर दिया गया गाड़ियों की आवाजाही के लिए। उसके बाद पूरा ये इलाका जो इसको सील करने के बाद ये पूरा को दिखाएंगे मंजर हम आप ये वाला कि पूरी तरह सेना इस पूरे इलाके में इस वक्त पहुंची हुई है और सर्च ऑपरेशन भी इसके साथ साथ कई इलाकों में चल रहे हैं क्योंकि यहाँ इस पे आईडी लगाई गई है। और आईडी के बाद इस तरह का ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का मंजर भी हम आपको दिखाएंगे जिस तरह गाड़ियों को सभी बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी हाईवे के बीच में खड़ी की गई है ताकि कोई गाड़ी से आगे ना जा पाए और सेना की टुकड़ियां भी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि आज सुबह एक खबर सामने आई थी कि इससे आगे एक इलाका और पड़ता है दलोगड़ा। उस इलाके में आज सुबह पहले खबर आई थी कि एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। और उस इलाके के सर्च ऑपरेशन के साथ ही ये मामला अब सामने आया है कि यहां दलोगड़ा के नजदीक ये बथूनी इलाका है जहां एक आईडी निस्ब की गई है जिसके बाद जम्मू पुंछ हाईवे को अभी तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया और पूरे इलाके को मासरे में ले लिया गया और किसी भी गाड़ी को आगे आने की इजाजत नहीं है। हालांकि इससे आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है मगर पूरा इलाका इस वक्त यहां सील कर दिया सेना की तरफ से। आपने देख सकते होंगे अपने पीछे पूरी सेना की गाड़ियां ही गाड़ियां सामने आपको नजर आएंगी। किसी सिविल आदमी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और ये पूरा इलाका जो ये बथूनी का है जिसको बंद किया गया है। जी अमीन। जमशीद, एक चीज और भी बताइएगा, बथूनी का वो इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज या रोड ओपनिंग पार्टी मामूल के मुताबिक गश्त भी करती है और किसी तरह की मुश्तबा नकलो हरकत हो तो उस पर करीबी नजर रहती है। पिछले कुछ दिनों के दौरान चूंकि करीबी नौशहरा और सुंदरबनी इलाकों में मूवमेंट देखी गई और एनकाउंटर्स हुए, सर्च ऑपरेशन 2-2 हफ्तों तक चले, तो क्या उसका असर कौमी शाहरा की तरफ भी अब देखने को मिल रहा है जिसका नतीजा हम ये माने कि आईडी नस्ब की गई या किसी तरह की ऐसी शय है? और मजीद कितना वक्त लग सकता है बीडीएस को यहां पहुंचते और उसके बाद इसको डिफ्यूज किया जाएगा? आसिफ, बिल्कुल जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी दरअंदाजी की कोशिशें हो रही हैं और 2 इनकाउंटर भी हो चुके हैं सुंदरबनी और नौशहरा में। उसके बाद काफी हलचल देखने को मिली, खास करके अगर हम राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें चाहे वो एलओसी के नजदीक हो या एलओसी से दूर हो, क्योंकि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। खास करके अगर हम इस बथूनी की बात करें के साथ ये गिरफ्त का हेडक्वार्टर है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। मगर इसके आगे जो सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है सेना की तरफ से, हर रोज सुबह एक गश्ती पार्टी निकलती है जो मामूल की रूटीन के मुताबिक होती है जिसके बाद पूरा इंतजाम होते हैं और हाईवे को चेक करते हैं। और हाईवे को चेक करते वक्त ये आईडी का मामला सामने आया। मगर इससे भी एक और बड़ा सवाल है कि इससे आगे गांव पड़ता है बथूनी दलोगड़ा में भी इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि उसके इलाके में आज सुबह से ही सेना कुछ इलाकों का सर्च ऑपरेशन कर रही है। खास करके इस वक्त मक्की भी बड़ी बड़ी हो चुकी है और मक्की के अंदर भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वो हालांकि इससे आगे है वो इलाका पूरा, मगर इसको डिफ्यूज करने में कितना टाइम लगेगा यह भी कहना मुश्किल है क्योंकि इसको आगे हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इससे आगे एक आईडी निस्ब की है, इससे सेना की तरफ से हमें इसके आगे जाने की इजाजत अभी तक नहीं दी जा रही है। मगर अभी कितना टाइम लगना ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी बम स्क्वाड दस्ता भी पहुंच चुका है। जमशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे जमशीद मलिक जो कि राजौरी से ग्राउंड जीरो से बात कर रहे थे। और यहाँ पर ट्रैफिक की नकल हमल जो है वो फिलहाल मुअत्तल की गई है नेशनल हाईवे पे क्योंकि यहाँ पर आईडी पाई गई। उसके बाद
बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसको तलब किया गया और अभी कुछ वक्त लगेगा इस आईडी को नाकारा बनाने में। लेकिन इसके साथ साथ हम राजौरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत हाल और जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत हाल में हम आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं और किश्तवाड़ की सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरीके से पिछले लगातार 3 दिनों से वहाँ की सूरत हाल बनी हुई है। इंतज़ामिया के आला अफसरान जाए वकू पर पहुँच रहे हैं और हर रोज़ यहाँ पर बचाव कार्रवाई के साथ साथ राहत कारी भी का काम भी जो है वो जारी है। और आज तकरीबन तीसरे दिन भी लगातार सुबह से ही जो बचाव कार्रवाई है उसको शुरू किया गया और उसके साथ साथ राहत कार्य के साथ साथ अगर हम इंतज़ामिया की बात करेंगे तो इंतज़ामिया आंटोज है यहाँ पर। जिस तरीके की सूरत हाल किश्तवाड़ के अंदर बनी हुई थी और कल सुबह सुबह अगरचे बचाव कार्रवाई में कुछ परेशानियां नज़र आ रही थी, उसके बाद जो ही मौसम में बेहतरी आई तो दोबारा से बचाव कार्रवाई का काम जो है वो मज़ीद तेज़ किया गया। आज सुबह की क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है, अजय शान हमारे साथ इस वक्त किश्तवाड़ से बराह रास्त मौजूद है। अजय, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त पाडर, दच्छन और पूरे किश्तवाड़ की? देखिए अमीन, आज जब कल शाम को हालांकि कुछ मौसम साफ हुआ था, हेलीकॉप्टर ने सॉटी स्टार्ट की थी और खासकर जो एनडीआरएफ की टीम थी जो डॉग स्क्वाड और थोड़ा इक्विपमेंट लेके उन्होंने दच्छन जाना था, जो होंजर गांव है वहां पहुंचना था, क्योंकि 19 लोग वहां पर अभी भी लापता हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो इक्विपमेंट लेके और खासकर डॉग स्क्वाड की मदद लेके वहां पर जो लापता लोग हैं, जो मलबा वहां पर है उसके नीचे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो आज फिर सुबह से मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ है, रात भर बारिश होती रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो हेलीकॉप्टर सॉटी स्टार्ट होनी थी अभी तक सुबह से शुरू नहीं हो पाई हैं। उसके साथ ही पाडर की बात करें, जहां मंगलवार शाम को वहां पर भी क्लाउड बस्ट हुआ था और कई पुल वहां के बह गए हैं, सड़कें बह गई हैं। खासकर जो मचेल माता का मंदिर है वहां पर जो भोट नाला जाता है उसके किनारे जितने पुल थे वो तबाह हो गए हैं, जो रास्ता है वो तबाह हो गया, बिजली के खंभे या हो या ट्रांसफार्मर तबाह हो गए और करीब 150 के करीब वहां पर श्रद्धालु फंसे हुए थे, जिनको निकालने के लिए कल एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज उनको वहां से रेस्क्यू करके नीचे लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन अभी वही बनी हुई है जो कल थी, लेकिन जो मौसम है कहीं ना कहीं फिर आज बिगड़ा हुआ है। जो मिजाज मौसम का हम देख रहे हैं तो आने वाले दिनों में इस तरह का मौसम बना रह सकता है, तो जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं खलल जरूर पड़ रहा है। हालांकि जो दक्षिण की होंजर की बात करें तो वहां पर जितनी भी टीमें हैं वो पहुंच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ वहां पर जो रिलीफ काम है वो भी उन्होंने अपने हाथ में लिया है। कम्युनिटी किचन एक एस्टेब्लिश कर दी गई है, रिलीफ मटेरियल उनकी तरफ से भी दिया गया है, क्योंकि प्रशासन की जितनी भी एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से वहां पर मोबिलाइज नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी जो 19 लोगों को ढूंढने में उनकी मेहनत लगी हुई है उसमें कोई कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। हालांकि उम्मीदें सबको हैं कि कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मिराकल का ही सभी को इंतजार है। जी अमीन, आज चौथा दिन है ऑपरेशन का और खबर ये भी है कि अलग अलग एरिया से फिजाइया की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन 74 से 75 लोगों को महफूज मकामात की तरफ या सुरक्षित स्थानों पर मुंतकिल किया गया है। जिन लोगों के इन एरिया से बचाया गया था, जो लोग बच पाए थे, क्या उनके लिए कोई हो पाया है कि फूड एंड शेल्टर का कोई प्रॉपर इंतजाम अब तक? देखिए, जो रेस्क्यू किए गए हैं उनके लिए जो नजदीकी घर हैं वहां पर रखा गया है, सरकारी स्कूल जो वहां पर है वहां पर उनको रखा गया है, और जो कम्युनिटी किचन जैसे मैंने बताया कि पुलिस की तरफ से भी एक शुरू की गई है। तो कहीं ना कहीं और सारी जो प्लान है एक उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रेस्क्यू के साथ साथ रिहेबिलिटेशन और जो रिलीफ वर्क है उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास कुछ खबरें यह आ रही हैं कि जो इंजर्ड कल 3 दिन के बाद किश्तवाड़ पहुंचाए गए हैं उनमें नाराजगी जरूर देखी गई है। उनका यह कहना था कि किश्तवाड़ में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, बेहतर होता कि उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए या तो श्रीनगर या जम्मू ले जाया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो देरी इनको यहाँ पर लाने को हो रही है उसको लेकर नाराजगी उनमें जरूर देखी गई है। और खासकर जो किश्तवाड़ इंजर्ड पहुंचे उनका कहना है कि यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, जिसके चलते उनमें नाराजगी देखी जा रही है। खासकर जो उनके रिलेटिव्स हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद वहां उनको किश्तवाड़ तो लाया गया लेकिन यहाँ पर उतनी फैसिलिटी ना होने वजह से उनके नाराजगी देखी जा रही है। अजय, अगर हम बात करेंगे इंतजामिया की जानिब से या मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों की जानिब से जो राशन यहाँ पर बांटा गया है उसकी तकसीमकारी किस तरीके से अमल में लाई गई? ये भी माना जा रहा है कि किश्तवाड़ से ये इलाके जो है काफ़ी दूर है और यहाँ से जो भी भेजा गया उसको वहाँ जाकर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया? क्या वो किसी मुकामी कमेटी के हाथ दिया गया या
बजाते खुद उन लोगों में बांटा गया जो लोग मुतासिर हुए हैं? देखिए, अभी तक जो इनिशियल स्टेज में जितनी भी रिलीफ मटेरियल गया है वो रेड क्रॉस की तरफ से या पुलिस या दूसरी एजेंसी, सरकारी एजेंसी की तरफ से गया है, वो उनकी तरफ से वहां पर बांटा गया। जहां तक एनजीओ का सवाल है, वो भी यहाँ पर राशन या दूसरा सामान, चाहे बर्तन हो, बिस्तरा हो, वो उसको जमा कर रहे हैं और आगे जाके उसको बांटेंगे। अभी उनकी तरफ से खाली वॉलंटियर्स जो गए हैं वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जो बाकी सामान रिलीफ मटेरियल है वो जो बांटा जाना है वो अभी वहां पहुंचना है। लेकिन यही बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके जो लिस्ट उनके पास आई है उसके बेसिस पर ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन हमारे पास कुछ खबरें ये भी हैं कि कश्मीर वैली से भी कुछ वॉलंटियर जो रजाकारा तंजीमें हैं वो रिलीफ मटेरियल लेके यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो जहाँ सरकार मोबिलाइज्ड है, वहीं समाज जो सोशल सोसाइटी है हमारी, वो भी यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करते हुए अपना रोल प्ले करती नजर आ रही है। चलिए अजय, आपका बहुत बहुत हमारे साथ रहने के लिए। और इस बीच आपको आज चुके ऑपरेशन का चौथा दिन है, तीसरे दिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाए और सूबाई कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर के साथ साथ एडीजीपी भी मुकेश सिंह जो कि किश्तवाड़ दौरे पर उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर लोग मुतासिर हुए थे, नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। इधर खबर यह भी है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 74 लोगों को जो अलग अलग हिस्सों में खराब मौसमी सूरत हाल में बाला इलाकों के अंदर फंसे थे उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है। और दूसरी ये बात कि जो लोग क्रिटिकली इंजर्ड थे उन लोगों को भी किश्तवाड़ के अलग अलग हिस्सों से इंडियन एयरफोर्स की मदद से बाहर निकाला गया। दूसरी बात यह कि 3150 किलोग्राम जो रिलीफ मटेरियल है खासतौर से एनडीआरएफ के तहत दिया जाना मुतासरीन को, वो भी एयरलिफ्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और ये तमाम चीजें उस वक्त हो रही हैं जब आप ऑपरेशन के आज चौथे रोज में दाखिल हो चुके हैं। 10 एहलकार एनडीआरएफ के हैं, एसडीआरएफ के 4 एहलकार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है या किश्तवाड़ पुलिस के लोकल पुलिस काम में मसरूफ है। और दूसरी तरफ इमदादी कार्रवाइयां दूसरे तरीके से शुरू हुई हैं जो फंड्स अब इकट्ठे करके मुतासरीन की मदद के लिए रजाकार तंजीमें आगे आई हैं। इस खबर पर यहाँ पर थोड़ी देर आपको रोकेंगे क्योंकि थोड़ी देर में जैसे मजीद अपडेट आएगा तो उसके बाद और भी इस पर अपडेट लेंगे। अब सीधा चलते हैं श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के अंदर बीमार महकमा सेहत की आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। कोविड-19 के दौरान तकरीबन 55 के आसपास अस्पताल ऐसे थे जिनको सरकार की तरफ से कोविड-19 अस्पतालों में तब्दील किया गया या कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जिन्हें बना दिया गया। लेकिन वादी कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों की आवाम जो इन्हिसार करती थी श्रीनगर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर स्किमसोरा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये वो इदारा था जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का इलाज हुआ भी और होना भी था। कोविड-19 के दौरान खिदमात थोड़ी सी कम जरूर हुई, ओपीडीज कुछ वक्त तक प्रोटोकॉल के मुताबिक बंद रही ताकि दूसरी और या जो पहली लहर थी कोविड में उससे बचा जाए। लॉकडाउन के इस अरसे को कुल मिलाकर आप मिलाकर देखेंगे तो आज जहां पर एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें दोबारा पटरी पर लौट रही थी, चीजें बहाल की जा रही थी और मुख्तलिफ इलाकों से लोग इलाज मुआवजे के लिए सरकार इस बड़े सरकारी इदारे के अंदर पहुंचते थे। लेकिन आज हालत यहां तक पहुंची है कि स्किमसोरा के अंदर जहां पर तिब्बी सहूलियात का फुकदान है जो एक बड़ी परेशानी बन सकता है। और इतना ही नहीं, खबर बावसूख जराए से मिल रही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो अहम डिपार्टमेंट्स हैं स्किमसोरा कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, वो बंद होने से यहां पर मरीजों, तीमारदारों और खुद इंतजामिया के लिए भी परेशानी का बायस बन सकते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ इसी खबर पे, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हिलाल, खबर की किस हद तक तस्दीक करेंगे? सबसे बड़ा इदारा, काफी हद तक जिम्मेदारियां रही और बहुत हद तक निभाने में कामयाब भी रहा कोविड लॉकडाउन के दौरान भी और पोस्ट कोविड भी। लेकिन आज क्या नौबत आ गई कि इस बड़े सरकारी इदारे पर कुछ दिनों के बाद खबर है कि हो सकता है कि ताला लग जाए। देखिए आसिफ, काफी वक्त से जब हम स्किमसोरा की खिदमत देखते हैं या इससे अलाइड जितनी भी शाखें कश्मीर के अंदर काम कर रही है उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के तिब के हवाले से है या यहाँ की जो तिबी सहूलियात अवाम को फराम की जा रही है, तो उसमें एक बड़ा रोल स्किमसोरा का है। और यहाँ तक कि पूरे JNK के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक तिबी इदारा है जहां से लोग मुस्तफीद होकर निकलते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से जब से सरकार का डायरेक्ट इंटरवेंशन इसमें रहा है, जब से यहाँ का कामकाज सिविल सेक्रेटरिएट श्रीनगर से चलने लगा है, जब से यहाँ पर वो 4 अलग अलग कमिटीज बनाई गई हैं जो जिन्हें हाई पावर कमिटीज का नाम दिया गया है, और उसमें सेक्रेटेरिएट का रोल जब इसमें या उसका इंटरवेंशन जब से इसमें आया तब से हम देख रहे हैं कि अब ना ही यहाँ का अमला मुतमईन नजर आ रहा है, ना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मुतमईन नजर आ रही है और ना ही यहाँ पर आ रहे मरीज मुतमईन नजर आ रही है। क्योंकि आज की डेट में जब यहाँ से कोई भी
टेस्ट करना हो, वो बेशतर टेस्ट जो है वो सिक्किम में सोरा में आज नहीं होते हैं। लोगों को कहा जाता है कि आप बाहर जाओ, खून के छोटे छोटे जो नमूने लिए जाते हैं या खून के छोटे छोटे जो टेस्ट किए जाते हैं जो पीएचसीज में अवेलेबल है, वो आज सिक्किम सोरा में नहीं हो रहा है। आपका ईसीजी जिसका पेपर माना जा रहा है कि 2 या 3 दिन के लिए यहाँ पर होगा, ईजी टेस्ट के लिए जो पेपर है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। हालांकि ये हर किसी हॉस्पिटल के हर किसी शोबे के अंदर इसकी मशीन होती हैं और वो पोर्टेबल मशीन वहां पेशेंट के पास जाते हैं, लेकिन आज पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें भी कई एक जगहों पर कहा गया है कि आप बाहर जाइए, बाहर से करके आइए। लेकिन ये इस तरह की सूरत यहाँ पैदा क्यों हुई? जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते हैं तो उनका ये मानना है या डॉक्टर साहिबान का ये मानना है कि जो अब सिचुएशन सिक्किम के अंदर बन रही है उसमें अब पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशन भी मुतासिर हो रही है, क्योंकि पेशेंट समझते हैं कि शायद डॉक्टर ही कुछ खा जाते हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि टॉप लेवल पर ऐसा हो रहा है। जब हम इस खबर की बारीक बीनी से देखते हैं, इसकी गहराई तक गए हैं, तो पता चला है कि जब से यहाँ पर एक रिशफल हुआ है और यहाँ पर जो परचेजिंग कमेटी आज तक इसी सिक्किम में सोरा की होती है और वो अपने हिसाब से और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आज तक परचेज करती थी। लेकिन उसके बाद जो सब कमेटी बनाई गई है, हाई पावर सब कमेटी जो बनाई गई है, उसका चेयरमैन सिविल सेक्रेटेरिएट का एक ऑफिसर को रखा गया है और उस ऑफिसर को ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि वो फाइनेंस के साथ जो है मुंसलिक है। तो उस तरह से लोगों का मानना कि पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं आई है, चाहे टेस्ट की हो, चाहे जो टेस्ट सैंपलिंग के लिए जो चीजें दरकार होती हैं, जो उसके लिए इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके पेपर्स की जरूरत होती है, जो अद्वियात की जरूरत होती है, यहाँ तक कि आज सिर्फ ड्रिप सेट्स यहाँ पे आप नहीं मिल रही है। पेशेंट्स को कहा जा रहा है कि आप बाहर जाए, और यहाँ पर पेशेंट्स कौन आते हैं? यहाँ कोई अमीर पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि जब किसी अमीर पेशेंट को इलाज मुआवजा करना होता है वो सरकारी हॉस्पिटल उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो या तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा या बाहर दिल्ली से इलाज होकर लाएगा या अब्रॉड जाएगा और वहां से इलाज करके आएगा। यहाँ पर एक गरीब कौम है, गरीब आवाम है और जो काफी मुतासिर हो रहे हैं। हिलाल, अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम सोरा महकमा सेहत की ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो रीढ़ की हड्डी का काम वादी के अंदर कर रहा है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला पेशेंट यहाँ पर आते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो रियासती दर्जा ख़त्म होने के बाद यूटी बनाई गई और कुछ नया करके दिखाना है, क्योंकि लोगों से वादा किया गया है कि नया कुछ सब कुछ होगा। और इस बीच जो आपने कहा कि सिविल सेक्रेटरीट के एक अफसर को सब कमेटी का हेड बनाया गया, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। जब ये चीज़ें सिक्किम सोरा के अंदर हुई है, जिससे न मरीज मुतमईन है न खुद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन मुतमईन है, क्या एक बार फिर इंतज़ामिया को गौर करने की ज़रूरत है ताकि जिस नाम से इसको जाना जाता है वही काम दोबारा से यहाँ पर हो सके? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर वाकई संजीदा है अवाम के मसाइल हल करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या पेशेंट्स की केयर के लिए, अगर वो वाकई इस तरह की इनिशिएटिव्स दे रही हैं जैसा कि उनका दावा है, तो फिर उन्हें वहां जाकर पेशेंट से पूछना चाहिए कि वो कितने मुतमईन है। बिल्कुल 0% जो है वो मुतमईन लोगों की होगी। कोई जो एतमाद है आप सरकार पे नहीं रहा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जिस हॉस्पिटल की सप्लाई 1.5 महीने से बंद होगी या काफी कम सप्लाई उन्हें फराहम की जा रही होगी, तो वहां पर किस तरह का केयर आप करेंगे? और एक ऐसा वाहिद हॉस्पिटल है जो पहले ऑटोनॉमस स्टेटस रखता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इसकी ऑटोनॉमी जैसे खत्म हो रही है। अब जो सारा मामला है वो सेक्रेटेरिएट से देखा जा रहा है। जो 4 कमेटियां बनाई गई हैं वो भी उनके जो रवाबित हैं या जो उनका चेयरमैन है वो सेक्रेटेरिएट में क़याम रहता है। तो इस वजह से इस हॉस्पिटल को डिसेंट्रलाइज करना और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा होते हैं, जो परेशानियां पैदा हो जाती हैं, जो लोगों को आए रोज मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उससे ऐसा नोशन चला जाता है कि जैसे न सिर्फ इस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है, बल्कि अवाम ये फील कर रही है कि शायद अवाम के खिलाफ भी कोई कॉन्स्पिरेसी है। इस तरह से इससे पहले कि अवाम के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या इंतजाम के अंदर इस तरह की कोई चीज दिमाग के अंदर पैदा हो जाए, सरकार को आज को इस चीज का नोटिस लेना होगा और जो यहाँ पर पब्लिक है, जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं, जो यहाँ पर अटेंडेंट्स हैं, उनके साथ बात करनी होगी और उनसे फीडबैक लेना चाहिए और उसके बाद ही वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगी। अगर वाकई सरकार की नीयत साफ है, कोई कंस्पिरेसी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर सरकार को पेशेंट्स के साथ बात करनी होगी
एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करनी होगी और जो हिलाल एक और चीज आपने यहाँ पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बाकी कुछ मामला नहीं है, लेकिन तालमेल का फुकदान आखिर क्यों परेशानी बने लाखों मरीजों के लिए? एक तो परचेज कमेटी ने साफ कह दिया है कि वो सप्लाई नहीं करेंगे, मना कर दिया गया है, मेडिकल सप्लाई वहां से बंद हुई है। दूसरी चीज, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, जराए से हमें मालूम हुआ कि वो ये बता रहे हैं कि जो माहाना अमाउंट मिलता है इस बड़े इदारे को वो बहुत कम है, मीगर अमाउंट है, तो उसमें तमाम चीजें, जहां पर आप सारी चीजें सरकार कह रही है फ्री है, तो शायद उस रकम में वो पॉसिबल नहीं है कि हर मरीज को दी जा सके। इन सब के बीच में ईसीजी बंद होना, एबीजी टेस्ट मशीन का बंद होना, बाकी आलात का इस्तेमाल ना होना, अगर इस बड़े इदारे पर ताला लटकता है, सील हो जाता है 1-2 दिनों के अंदर जैसे हालात बने हुए हैं, तो क्या मुतबादिल है इस वक्त इंतजामिया के पास? नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत बड़ा रश जो होगा यहां से दूसरी जगह फिर वो शिफ्ट होगा, उससे डील करने के लिए कैसे क्या प्रोसेस रहेगा फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर? देखिए, ताला लगने की बात नहीं है और ना ही इस बड़े इदारे पे ताला लग सकता है, क्योंकि अगर इस बड़े इदारे पे ताला लगेगा तो फिर सरकार के काम पर कार्य जरब लगेगा। इसलिए सरकार नहीं चाहेगी कि इस पर कोई ताला लगना चाहे, लेकिन जो यहाँ पर सिचुएशन बन रही है वो ताला लगने के मुतरादिफ है, इस वजह से कि अब एक डॉक्टर वहां पर सिर्फ इलाज को मुआवजा फराहम कर सकता है, बाकी जो अलाइड फैसिलिटीज वहां पे फराहम की जाती थी, चाहे उसमें कोई टेस्ट करना हो जिसकी रेट कम होती थी, चाहे कोई डायग्नोसिस जो भी करनी थी उसकी रेट कम थी, चाहे ईसीजी, ईईजी या बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो करानी हो उसकी रेट कम होती थी, और एक ही रूफ के, एक ही छतरी के अंदर सारी चीजें आपको मिल रही थी। आपको बाहर जाना नहीं पड़ता था, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता था, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते थे। ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। सिर्फ यहाँ पर अब एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट, जो इलाज मुआवजा है वो यहाँ पर मिलता है, जो एक आम पेशेंट बाहर क्लिनिक में जाकर सिर्फ 300 रुपया 150 रुपए में हासिल करता था, वही चीज अब यहाँ पर उसे 20 रुपया 10 रुपए की टिकट काटकर यहाँ सिक्किम के अंदर मिल जाता है। और ये उस वक्त मिल रहा है जब कोविड अभी भी जारी है, जब पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी कोविड से काफी मुतासिर है, इस वजह से कि उनकी इकोनॉमी भी अब जीरो है, इस वजह से कि उनकी एक्टिविटीज भी अब महदूद हो गई हैं, इस वजह से कि उनके पास वो जराई नहीं है कि वो आमदनी हासिल करे, बात वो अपनी सेहत पर इस्तेमाल करें। ये उस वक्त जब सरकार की तरफ से कोई असिस्टेंस सबको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब सरकार मेडिकली भी कोई असिस्टेंस नहीं कर पाएगी तो फिर सरकार के काम पर, सरकार की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाते हैं और लोग उसे तरह तरह के जायूं से देखते हैं। नतीजा ये है कि सिक्किम के अंदर जो बदहाली अभी नजर आ रही है उसको दूर करने के लिए एक तो सिक्किम अथॉरिटी और उसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है उन्हें इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आना होगा, आगे आना होगा और जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने की जरूरत है। और आज से हम वसूल के साथ कहते हैं कि जो आला इंतजामिया है उन्हें इन चीजों का इल्म है और इसके बावजूद भी इसे दूर नहीं किया जाता है। चलिए हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथी हिलाल हांजूरी जो कि श्रीनगर से बात कर रहे थे। और फिलहाल वादी के लिए ये खबर सिक्किम शऊरा का फिलहाल नाम है और काम के हवाले से आपने जाना होगा कि इंतज़ामिया की गैर संजीदगी की वजह से काम काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है यहाँ पर। और जिस चीज़ को लेकर लोग यहाँ पर जाते थे अब कुछ दिनों के लिए ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि जब तक सिक्किम शऊरा की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के बीच तालमेल नहीं होगा और जब तक ये चीज़ें साफ नहीं होंगी तब तक यहाँ पर सिर्फ इलाज हो सकता है और बाकी जो चीज़ें यहाँ पर होती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो होते थे वो फ़िलहाल नामुमकिन है, क्योंकि दोनों के तालमेल न होने की वजह से यहाँ का कामकाज भी काफ़ी मुतासर हुआ है। हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, कुछ देर में हम आपको NIA की कार्रवाई जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है और वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर NIA की जानिब से जिस तरीके से छापामार कार्रवाई जारी है उस हवाले से भी आपको ताज़ा तरीन तफसीलात बताएंगे कि आज भी NIA की कार्रवाई हुई, कहाँ पर हुई वादी कश्मीर के अंदर, वो भी कुछ देर में हम आपको बताएंगे विजुअल के साथ। लेकिन इस बीच हेल्थ सेक्टर की बात हो रही थी और अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे तो कोरोना वायरस के बाद जहाँ इंतज़ामिया की जानिब से OPDs को, जनरल OPDs को बंद किया गया था, उस वक्त ये फैसला लिया गया जब दूसरी लहर सामने आई थी, लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए और जो कोरोना के मामलात बढ़ रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करें, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करें, तो वहाँ पर OPDs को, जनरल OPDs को बंद किया गया था ताकि जो कोरोना के साथ मुकाबला करना है उसको सही अंदाज से किया जा सके। उस बीच अगर हम दूसरे मुहल्लिक बीमारियों की बात करें जिनमें मुख्तलिफ बीमारियां हैं
ओपीडीज बंद रहने की वजह से कहीं ना कहीं उन बीमारियों के मरीज जो है वो काफ़ी हद तक उनका ग्राफ रजिस्ट्रेशन में कम हुआ है। वादी के अंदर ये बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो एक रजिस्ट्रेशन होती है उस रजिस्ट्रेशन में ग्राफ काफ़ी कम नज़र आ रहा है। वादी कश्मीर के कैंसर के मरीजों की हम बात कर रहे हैं और महीने में या साल भर का जो अंदाजा लगाया जाता था तकरीबन 3500 से 5500 के बीच में तादाद रहती थी, जो 2015-16 से तादाद रही है। लेकिन हालात कैसे रहे हैं कि आज के वक्त में या तो सहूलियात इतनी कम हुई हैं या महंगी हुई हैं या कोविड लॉकडाउन का असर काफी ज्यादा देखा गया है। तकरीबन 40% रजिस्ट्रेशन साल 2019 में कम हुई है कैंसर के मरीजों की। इसलिए हम आज भी कह सकते हैं कि कैंसर के मरीज जो मुख्तलिफ अस्पतालों में के अंदर या तो वो काउंसलिंग के लिए आते थे, इलाज मुआवजे के लिए आते थे, ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज के वक्त में लापता हैं। साल 2010 से 16 तक जो कि रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, सेंटर है स्किम्स का श्रीनगर के अंदर, इसमें 1400 से 4300 तक इन 6 वर्षों के दौरान तकरीबन 1400 से 4300 तक मरीज आते थे, यानी साल का ये फिगर सामने रहता था। इसी तरीके से साल 2017 और 18 में 4600 से 48 तक तादाद पहुंची, तकरीबन 5 से 7% तक का इजाफा देखा गया। लेकिन 2019 में हुकाम बताती है कि सिर्फ 3000 कैंसर के पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन आरसीसी के अंदर हो पाई है, जो रीजनल सेंटर है श्रीनगर के अंदर स्किम्स में, जहां पर इलाज मुआवजा किया जाता है या जिन लोगों को यहां पर काउंसलिंग की तर्ज पर ही काम किया जाता है जिनके साथ, वो तादाद 3000 से 3100 तक पहुंच गई है। अब इसमें रीजन क्या बताया जा रहा है? 2020 में चूंकि मार्च 23 से बाद मुल्क की सतह पर लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहले हुकूमती फैसले, उसके बाद कोविड लॉकडाउन का असर अस्पतालों के कामकाज पर पड़ा और जो पेशेंट्स थे कैंसर के, जो रोजाना की बुनियादों पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाते थे और मरहलावार बुनियादों पर उनका कंसर्न लोगों की तरफ से इलाज किया जाता था, वो भी नहीं हो पाया और ये तादाद घटती घटती 40% तक साल 2020 में कम हो गई है। तीसरी बड़ी बात कही गई है कि 2019 के बीच में जाकर तादाद जो गई थी, अंदाजा रखा गया था 3000 से 3800 तक पहुंचेगी। 2019 में हमने देखी कि 3000 तक तादाद पहुंची, यानी 5 से 7% तक का ही इजाफा तब तक था। लेकिन 2017-18 में जो तादाद थी वो 2020 में आते आते इसलिए भी कम हुई चूंकि मुख्तलिफ अस्पताल ओपीडीज या स्पेशली जो आरसीसी है, यानी जो रीजनल कैंसर सेंटर है, वो बंद होने की वजह से भी रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद लगातार गिरती गई। ये ग्राफ 40% तक कम हो गया है और आज के वक्त में कैंसर के मरीज वादी कश्मीर से लापता हैं। और इसके एक दूसरे एंगल से खबर ये भी देखी जा रही है कि शायद ये मरीज जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि इस मोहलिक मर्ज में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए, लेकिन बहुत से मरीज ऐसे हैं जो इलाज ना करवाने की वजह से शायद इंतजामिया की नजरों में नहीं आई। और तीसरी चीज ये कि मुल्क के बड़े अस्पतालों का शायद वो इसके काबिल नहीं है, वो इलाज करवा सकें, महंगा इलाज है, इसलिए आरसीसी के अंदर रजिस्ट्रेशन भी काफी कम होती जा रही है। चलिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से श्रीनगर लेह कौमी शहरा की अगर हम बात करते हैं तो लगातार ये रास्ता जो है तकरीबन 6 महीने बंद ही रहता है जब मौसम में ख़राबी आती है। और मौसम के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर आज भी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। लेकिन अगर हम श्रीनगर लेह कौमी शहरा की बात करेंगे तो यहाँ पर कल शाम देर गए उस वक्त मामला कशीदा हुआ और ट्रांसपोर्टर की जानिब से गाड़ियाँ साइड में कर दी, जब जोजिला के मुकाम पर बीआरओ के एक अफसर की जानिब से ड्राइवरों के साथ मुबैना ज़्यादती की या ड्राइवर की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुतल्लिक़ अफसर की जानिब से एक ड्राइवर के साथ ज़्यादती की गई। उसके बाद उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी यहाँ पर किया। जो तफसीलात अभी तक आ रही हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास चूँकि बड़ी जिम्मेदारी है इस शाहरा के ऊपर, और कल से ही जब ख़राब मौसमी सूरत हाल के बीच श्रीनगर लेह शाहरा भी बंद हुई तो उसके बाद ये वाक़या है जो पेश आया है। और ख़बर यह है कि इस इलाके के अंदर जहाँ पर बीआरओ के अफसरान लगातार काम करते हैं और जेई रैंक का एक बीआरओ ऑफिसर है जिसने सोमो ड्राइवर के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उसके साथ मारपीट की, ये डिटेल सामने आई हैं। उसके बाद ड्राइवर्स की तरफ से कल शाम से ही प्रोटेस्ट शुरू किया गया, एहतजाजी मुजाहरा इस इलाके के अंदर शुरू हुआ। कौमी शाहरा काफ़ी वक्त तक बंद रही, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल क्या है, हमारे साथ सलीम वानी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं गांदरबल से और मजीद तफसीलात बताएंगे। कि चलिए, सलीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, क्या कुछ डिटेल्स हैं? रात को एहतजाज हुआ, पूरा मामला क्या है और कोई वजाहती बयान बीआरओ की तरफ से उसके बाद जारी किया गया जो मारपीट का इल्जाम लगा है?
आसिफ जो ये बीआरओ के अफसर जेई की रैंक का बंदा है, इसने कल क्या जोजिला के एक वहां पे रांगा मोड़ में एक गाड़ी वाले को हार्म करने पे पीटा है, और उसके बाद जो गाड़ी वाले वहां पे थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और 1 घंटे को वहां पे ट्रैफिक जैम भी हो गया है और काफी तादाद में गाड़ियां भी वहां पे रुक गई, टूरिस्ट भी वहां पे रुक गई, लद्दाख का ट्रैफिक भी रुक गया है। इस ऑफिसर को जो ये जेई रैंक का है अफसर है, इसके हर बार इसकी जो कंप्लेंट्स आती है कि इसकी जो एरोगेंसी है वो इसके मतलब हर बार जो जोजिला से या सोनमर्ग से ये रिपोर्ट आता है कि हर किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता है। और इस जिम्मन में कल शाम को पुलिस स्टेशन सोनमर्ग में एक एफआईआर भी लॉन्च हुआ है इसके खिलाफ, क्योंकि इसी पिछले 2-3 हफ्ते से इसकी जो एरोगेंसी है वो सामने नजर आती थी। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो बीआरओ का जो पिछले 20 सालों का काम का रिवाज रहा है तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से जो बीआरओ का सिस्टम जो कंगन गांधरबल में लगा है, जो कंगन से जोजिला तक है, जो रोड भी खस्ता हाल है, कंगन से सोनमर्ग तक रोड भी खस्ता हाल है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोड काफी पैचेस भी है, जो बीआरओ के ऑप्शन है वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ये एरोगेंसी है, जो ये ड्राइवर ये वीडियो में बयान कर रहा है कि इसने इसके कब्जे भी फाटे हैं, और जो उसके जो कंसर्न वहां पे डिपार्टमेंट के मुलाजिम है फिर वो भी उसको मारने के लिए आए हैं। ऐसा इस तबके से जो एक बड़ा अदारा है बीआरओ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि 20 सालों से 30 सालों से ये बीआरओ जोजिला में काम करते हैं, हर किसी ऑफिसर ने कॉपरेशन से काम किया है। और ऐसे केस का बंदा जो अब इस केस में एक तो एफआईआर आप बता रहे हैं कि एफआईआर लगी है, बीआरओ की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है, वो इसकी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? देखो अभी मैंने कल शाम को ही, क्योंकि ये रात देर ये मामला हुआ है, उसके बाद जब मैंने बीआरओ के ऑफिसर से, उनका यही कहना होता है कि अभी हम देख रहे हैं इस मामले में, देखो यहाँ पे जो बीआरओ के ओसी है उसका भी इसमें फायदा, क्योंकि लास्ट टाइम उसको एक और इंसिडेंट हुआ था, उसका भी इसमें जरूर इंटरवेंस करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब कोई, क्योंकि लास्ट ईयर एक ओसी था, इस बार एक ओसी है, ओसी को भी देखना है कि मुझे किस तरफ अपना निजाम चलाना है। तो कल शाम से हमारी बात भी हुई थी, उसने बोला कि हम देखेंगे इस मामले में क्या होता है। सलीम, ये भी माना जा रहा है ड्राइवरों की जानिब से कल ये बात कही गई थी कि जब तक इस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तब तक वो एहतजाज पे रहेंगे, यानी कामकाज ठप रहेगा। क्या ऐसा अभी देखने को मिल रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टर दोबारा अपने काम पे मामूल के मुताबिक निकले? देखो अमीन, बिल्कुल आपका कहना सही है। बीआरओ का जो रिवाज वहां विवाद रहा है पिछले 20 सालों से, आज पहली बार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्राइवर है इसके पास एक गाड़ी है, थार गाड़ी, वो सिंगम टाइप की नौकरी करता है वहां पे। वो बोल रहा है कि मैं जो मुझे चाहिए मैं वही करूंगा। यहाँ पे ड्राइवरों का, जब कल पुलिस वहां पे पहुंचा, एसएचओ सोनमर्ग वहां पे पहुंचा, उसकी जो यकीन दहानी हुई उसके मतलब उसके बाद ही ड्राइवरों ने अपना एहतजाज प्रोटेस्ट उठाया। और इस मामले में इसी जिम्मन में पुलिस स्टेशन सोनमर्ग में एफआईआर भी लॉन्च हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अदरवाइज जो ये रूट है, ये रोड कभी भी बंद होने से काफी ड्राइवर परेशान होते हैं, लद्दाख के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और इस कई रेंज के बंदे को वहां से ट्रांसफर करना ही करना होता है। शुक्रिया सलीम वानी तमाम जानकारी के लिए। जोजिला के मकाम पर यह वाकया पेश आया है और ड्राइवरों की तरफ से एहतजाज उस वक्त किया गया जब जूनियर इंजीनियर के रैंक के एक अफसर की तरफ से मुबैना बदसलूकी की गई, उसके बाद मारपीट हुई, कपड़े फाड़े गए, ये इल्जाम ड्राइवर्स की तरफ से लगाए गए। और इस पर हालांकि बीआरओ की तरफ से मामले में अब तहकीकात का फिलहाल तो कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मजीद तहकीकात इसमें शुरू कर दी गई है। अब बात जरा तरक्याती मंसूबों की पहले कर लेते हैं और उसके बाद एजेंसी की कार्रवाइयां वादी कश्मीर के अंदर है उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कौमी शाहराहों को लेकर जो मीटिंग एक बार फिर हुई है, उसमें तमाम कौमी शाहराहों, चाहे वो जम्मू के अंदर हो, वादी कश्मीर हो और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तक जितने प्रोजेक्ट्स कौमी शाहराहों पर शुरू किए गए हैं, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर न सिर्फ पूरा करने के अफसरान को हिदायत दी गई है, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस मीटिंग के दौरान जो NHIDCL की मीटिंग हुई है, इसमें तमाम उन मंसूबों का रिव्यू किया गया है जो इस वक्त चलाए जा रहे हैं। खासतौर से नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL की जानिब से जो मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं, जिन प्रोजेक्टों का काम हाथ में लिया गया, उनकी सूरत हाल का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू अखनूर 4 लेन समेत जो बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हैसियत, काम की रफ्तार और जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, चाहे इनमें सुध महादेव रोड हो, इसके अलावा गोहा टनल हो, जेड मोड के अलावा सूबा कश्मीर के अंदर जोजिला टनल, बारामूला, टंगमर्ग, गुलमर्ग सड़क की जो काम है उनमें सूरत लाने पर उन्हें ना सिर्फ जोर दिया है, बल्कि 244 मंसूबों से मुतल्लिका तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल को
जिला हुकाम के साथ मिलकर काम शुरू किया जाए। ये डिटेल्स कल की मीटिंग में दी गई हैं और मुतलका हुकाम की तरफ से भी बताया गया है कि गुलमर्ग की वो सड़क भी इन प्रोजेक्ट 2 में शामिल है 244 में, जो शुरू की गई है JKDICL की तरफ से। और इस सड़क के बनने से सयाहती मकाम को की जानिब जाने वाले तमाम सयाहों के लिए एक मुतबादिल रास्ता होगा। उस मंसूबे पर भी काम जारी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को तमाम चीजें बताई गई हैं। जम्मू सूबे के साथ साथ कश्मीर सूबे के अंदर कौमी शाहराहों के काम में रफ्तार या मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। चलिए, जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से जब हम बात करते हैं और जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से जहां साबिका सरकारों से लेकर मौजूदा सरकार तक काफ़ी बड़े दावे किए जाते हैं और इन दावों के बीच अगर हम बात करेंगे तो मरकज़ी सरकार की जानिब से जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की को लेकर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की अमल आवरी को मंजूरी दी थी, तो उसके बाद जब भी पार्लियामेंट सेशन होता था तो उस बीच ये बात कही जा रही थी कि मरकज़ी सरकार की जानिब से जिन प्रोजेक्टों को पाई तकमील पहुँचाने तक माली मावनत की जा रही है उसको सही अंदाज से खर्च नहीं किया गया, या फिर जम्मू कश्मीर सरकार चाहे साबिका सरकार हो, गवर्नर इंतज़ामिया हो या अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया हो, तो यही कहा जाता था कि सही तरीके से ना ही फंड्स का इस्तेमाल किया गया और न ही बरवक्त इन फंड्स का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा रकम जो है वो लैप्स हुआ है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की अमल आवरी को लेकर। लेकिन इस बीच जहां मरकज़ी सरकार के भी कभी कभी शिकायत रहती थी कि फंड्स को बरवक्त यहां पर इस्तेमाल में नहीं लाया गया, वहीं पर अगर वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो उन्होंने जो सरमायाकारी यहां पर की है, माना जा रहा है कि वो भी किसी न किसी हद तक नाखुशी नज़र आ रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2014 में आपको याद होगा कि सितंबर का महीना था और सितंबर के महीने में तबाहकुन सैलाब से कई तरक्याती मंसूबे करोड़ों रुपए के कुछ काम चल रहे थे, कुछ मुकम्मल होने वाले थे, कुछ का भी रिबन कटना था। लेकिन इन सब के बीच में मंसूबे एक बार फिर बारिश की सैलाबी सूरत हाल की नजर हो गए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया या मुल्क के जो कंसर्न्ड इदारे हैं वो लगातार इन मंसूबों को दोबारा बहाल करने के लिए काम शुरू कर रहे थे, लेकिन आलमी बैंक की मदद से भी इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाना था। आलमी बैंक की तरफ से करोड़ों रुपए दिए गए और अब चूंकि सालाना रिपोर्ट आती है आलमी बैंक की और एक खुसूसी टीम जो वर्ल्ड बैंक की जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही थी, किस मंसूबे पर कितना काम वर्ल्ड बैंक की इमदाद से हो पाया है, इसकी तफसीलात इकट्ठी करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने जम्मू कश्मीर में जितने भी मंसूबे जिन पर वर्ल्ड बैंक ने पैसा खर्च किया है, रिपोर्ट जो सालाना जारी की उसमें बताया कि 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जिन पर काम इस वक्त या तो जारी है या कहीं पर रुका है, लेकिन गैर तसल्ली बख्श से वर्ल्ड बैंक की टीम की तरफ से करार दिया गया। वही टीम जो जम्मू सूबे के साथ कश्मीर के अंदर काम करके चली गई, कुछ दिनों तक रही, तमाम डिटेल्स कलेक्ट की और जिन मंसूबों को वर्ल्ड बैंक की इमदाद से मुकम्मल किया जाना था, और बिलाखिर 30 जून 2021 को जब दौरा किया था इस टीम ने, तो आज एक बार फिर जाकर 31 जुलाई को रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह साफ कर दिया गया, जहां हम इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमों के पहले आपके सामने कारकर्दगी रखते थे, लेकिन इंतजामिया क्या कर रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने एक बार फिर खुलासा करके सवाल उठा दिए हैं कि 1500 करोड़ रुपए के मंसूबे हैं, मगर गैर तसल्ली बख्श या जिस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए था, काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, रफ्तार कहीं पर धीमी है, कहीं पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया जा रहा है और इसकी वजह से 1500 करोड़ रुपए जो आलमी बैंक ने खर्च किया जम्मू कश्मीर के लिए मंसूबों के लिए जो 2014 में तबाह हुए थे, वो एक बार फिर बहाल करने में शायद ही राहत मिल सके। चलिए, वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है लोगों के मसाइल सुनने का। लेते हैं पहला कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। साल साहब तुझे ठीक शुक्र दुआ के साथ सुन वन तो क्या बात बात जनाब शौकत अहमद परे आज न्यू कॉलेज बनमा कम पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम तहसील मागम वन तो क्या मामला सन साहब अस करे वारिया लट गुजारिश मागम तहसीलदार साहबस करे गुजारिश ADM साहबस करे गुजारिश क्या मत्यामुत जंगली जानवर तो यम के वजह सत माजन बेन न पे बहरान वार मज गसन न लकट नौजवान या मुसलमान अहन न्यू कॉलोनी मागम सत न्यू कॉलोनी मखमा तो योर वुडर इलाक योर बहरान नमाज नीन जंगली जानवर योर नचान वारिया लट कर कोशिश मागम तहसीलदार साहबस सोज शेख या ADM साहबस सोज योर अमुक टीम यम करहन काबू तो बने नबर नुन शुरन बना नुन
मिसाल नबर या मस्जिद मज नमाज आसान गन अचन बहरान नेन जबरदस्त परेशान गम आन अत कह त गौर बिल्कुल उम्मीद से तुज कथ वचम और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे पूरे वादी कश्मीर के अंदर शुमाल से लेकर जनूब तक, कल भी हमने देखा शुमाली कश्मीर के अंदर और जनूबी कश्मीर के अंदर भी जंगली जानवर जो बस्तियों में आए थे कुछ को पकड़ा गया यहाँ पर। और जिस तरीके से ज़िला बडगाम से ये शुरुआत हुई जब तेंदवा ओमपुरा कॉलोनी में नमूदार हुआ और उस वक्त एक बच्ची को उसने हलाक किया, उसके बाद कहीं ना कहीं ज़िला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चाहे चार शरीफ की बात करें, खान साहब इलाके की बात करें, तो यहाँ पर बस्ती के अंदर जंगली जानवर पाए गए थे जिसके बाद लोगों के अंदर खौफ दहशत भी पाई गई थी। और उसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबन 5 से लेकर 6 तेंदुए ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने काबू में किए। इस बीच अगर भीरुआ न्यू कॉलोनी के अंदर ऐसा कुछ देखा गया तो महकमा वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारान और एहलकारों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो 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 नाम बताएं कहां से? हेलो किश्तवाड़ से मोहम्मद असलम देवा सर। जी देवा साहब बताएं। सर मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जो ये जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा फैसला हुआ 10-15 रोज पहले आप ही के चैनल से सुना, मुबारक हो वो फैसला जो जम्मू का काम जम्मू में देखा जाएगा सेक्रेटरीट का और कश्मीर का काम कश्मीर में देखा जाएगा। जी हम सब चुनाव वैली वाले उसको सराहते हैं, लेकिन एक चीज का हमारा भी काम करवा दीजिए सर। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लागू होना चाहिए था सर। अब हमें जम्मू जाना पड़ता है, पुंछ राजौरी वालों को जम्मू आना पड़ता है। अब अगर ये हमारी तरफ से गवर्नर साहब को हाथ जोड़ के पुरजोर इल्तिमास करेंगे आप हमारी तरफ से कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए था। अगर दरबार में हो गया ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को खर्चा बचेगा आना जाना। आपकी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बताएं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से तमाम डिप्टी कमिश्नरों को ये हिदायत दी गई है कि जो काम सूबाई सतह पर होता है कोशिश करें कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर ही वो निपटाया जाए और कोशिश हो सके तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अलग अलग इलाकों का दौरा करें और तमाम मसाइल को वहीं पर लोकल लेवल पर ही उनको खत्म किया जाए। इस तरह की जो हिदायत मिली हैं वो अलग बात है अगर नहीं होती, लेकिन बहुत शुक्रिया इस तजवीज़ के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात गवर्नर हाउस तक पहुंच गई होगी। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हस्पताल सह प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोत लकुट मगर तहसील लेवल पे खोजो यह सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल पत आई काम कर कहें सह बोर्ड नुक तो तुलित बे बिल्डिंग वन आमो कर अर्ज यह बिल्डिंग अत हून यह सा यह चरसी शराब अत गुंड क्या तान मेहरबानी तुहद सठा शुक्रिया तय करो कॉल तो अम ब्रोह तह मामल तुहद यथ नोटिस मज अन्न आमुत तो अ उम्मीद जिस तरीके से यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और इमारत जो है वो मुकम्मल पाई तकमील पहुँचने तक है, ज़रा सा उस पर पैसा लगाना है, उसके बाद पूरी तरह से इमारत जो है वो इस्तेमाल में लाई जा सकती है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस पर ना ही काम हो रहा है और ना ही इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से कोई कदम उठाया है और मुकामी लोगों ने बार बार ये दुहार लगाई है कि अगर यहाँ पर पैसा खर्च किया गया तो इसको इस्तेमाल में भी लाया जाए। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो नाम बताएं कहां से? अस्सलाम वालेकुम, मैं सोपोर माटा टाउन से बोल रहा गुलाम कादिर। जी कादिर साहब बताएं। अर्ज ये गुरु टॉप गुरु टॉप फिल्टर करना मुझे समझ मुलाजिम का तपाल बुझे आप छुना कहें आब खाली गुरुट गुरुट। अच्छा 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 मौसम मा खराब ये मौसम खराब यह खाली और तो सुबह त्राव हम फिल्टर कर नहीं। चलो ठीक तो तुम करो कॉल तो यह मामले तुलो अगर अत नासाफ चनाब तो अत कुन गज तवज्जो दिन तिकाज इस वक्त की अगर हम बात करेंगे जहां एक तरफ कोरोना है दूसरी तरफ दूसरे बीमारियां हैं, तो इस बीच अगर लोगों को नासाफ पानी पीने को मिलेगा तो उससे मजीद बीमारियां बढ़ सकती है। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं कहां से? सर बहुत बर्तमान सल्फिया कॉलोनी पे अब्दुल रशीद। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। बताएं बताएं आवाज आ रही है आपकी। सर बहुत बर्तमान सल्फिया कॉलोनी लाइन नंबर 2 पे अब्दुल रशीद सर। वन तो रशीद साहब
सर ये प्रॉब्लम पत्म लट कोर 2 लट तुम फोन आब मुतलिक यह अपर किन आब कतर वन गाड़ पन्ने मर्जी मुताबिक गाड़ पन्ने मर्जी मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल चलो तुम सठा शुक्रिया तुम करव कॉल तो उम्मीद मुतलिक महकम यानी PH महकमिक अफसरान तिम दिन जोन अत कुन तिकाज अगर तुम जनाब व्यसे छो अत यह व्यसे दूर करने बापत संजीदा कदम तुलने। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो आदाब जी। आदाब। हाँ जी, हम सिक्किम बिमना से बोल रहे हैं, सिक्किम मेडिकल कॉलेज बिमना की एक एम्प्लॉय बोल रही हूँ। अच्छा, JVC से? जी हाँ जी 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 जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये गवर्नर साहब से तक पहुंची चाहिए बात कि जब कोविड-19 पहली बार आया तो सबसे पहले सिक्किम मेडिकल कॉलेज बिमना को ही कन्वर्ट किया गया कोविड हॉस्पिटल, और इस साल का भी वो भी आपको पता है कि पूरा फुल हॉस्पिटल कोविड ही बना। तो इसकी वजह से गवर्नर साहब ने कुछ अलाउंसेस रखे इनके लिए, जो कोविड वॉरियर्स के लिए, लेकिन बदकिस्मती से सिक्किम मेडिकल कॉलेज बिमना को इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया। क्या हम ये जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों होता है हमेशा ही सिक्किम मेडिकल कॉलेज बिमना के साथ, जबकि यहाँ की केयर सबको, किसी को भी पूछिए, सबसे अच्छी सबसे बेस्ट केयर मानी जाती है। आप जरा क्लियर कर लीजिए ये बात कि जब ये ऐलान हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है कि वो हेल्थ सेक्टर के लिए हुआ था, हेल्थ सेक्टर में जो भी हॉस्पिटल आता है उसके लिए हुआ था, ये सिक्किम्स को अलग क्यों किया गया? सर यही तो हम जानना चाहते हैं। उसमें सिक्किम बिमना का नाम नहीं है, सिक्किम सोवरा है, SMHS हॉस्पिटल है, तो बिमना तो ऐसे CD बिमना ऑलरेडी मुंसलिक है ना सिक्किम सोवरा के साथ। हाँ सर, लेकिन सिक्किम ये जो है सिक्किम JVC का, इसके लिए कोई अलाउंसेस नहीं है। चलिए, आपने बात उठाई तो हमें उम्मीद है कि ये बात इंतजामिया तक पहुंची होगी कि अगर सिक्किम्स के साथ सिक्किम्स बिमना मुंसलिक है तो सिक्किम्स के लिए अगर ऐलान हुआ तो बिमना सिक्किम्स के साथ भी ऐसा ही सेम ऐलान होना चाहिए। लेकिन फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अल्ताफ साधुनारा से बोल रहा हूँ। जी अल्ताफ साहब बताइए। मुबारक है आपको, आपकी चैनल को, कि जो हमारा वो सारा मसला था वो ठीक हो गया है, उसका उन्होंने आपका शुक्रिया करता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि श्रीनगर की जो म्यूनिसिपलिटी है उन्होंने वहाँ कुत्ते लाते हैं, हमारे गाँव में डालते हैं वो कुत्ते। हम तो इंसान है, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, हम वो उन कुत्तों को जमा करेंगे, ट्रक में लेकर लाल चौक में वापस डालेंगे। चलिए, आपने बात उठाई है तो अगर ऐसा कुछ मामला है तो दोनों सूरतों में इंतजामिया को सोचना चाहिए कि जहां से इन कुत्तों को लाया जा रहा है और जहां पर छोड़ा जा रहा है, दोनों जगह पे इंसान ही रहते हैं, कोई मुतबादल रास्ता ढूंढा जाए ताकि यहाँ के लोगों को भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से? सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ कुपवारा से। जी रशीद साहब। जी, एक्चुअली मेरा अर्ज ये है। जी जी, आप बात बताइए, हम सुन रहे हैं। जी, एक्चुअली मैं कुपवारा से बोल रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए। जी, एक्चुअली में अर्ज ये है कि है ना RNB का रोड, बिल्कुल कुपवारा, हर जगह पे जो है ना घर वाले जो भी मटेरियल लाते हैं छोड़ते हैं रोड के ऊपर, इस पे RNB कोई दखल नहीं देता है। जो भी कोई ड्राइवर होता है वो भी गाड़ी धोता है रोड के ऊपर, जख्म होता है, रोड खराब हो जाता है, इसलिए RNB कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करके ये मसला उठाया कि RNB को अगर रास्ता उनके तहत आता है तो उसका ख्याल रखना भी उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम ID कॉलोनी बटमालू से बोल रहे हैं, मेरा नाम है अब्दुल कयूम। हमारे दाई बाई सड़क पर गाड़ियां रखी हैं, लोगों ने आंगन नहीं है, और इतना मसला पैदा किया अगर आग लग जाएगा रात को, फायर सर्विस गाड़ी नहीं आ सकती। मेहरबानी करके ट्रैफिक हुकाम के पास ये मसला उठाना चाहिए, सबसे मेहरबानी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां
इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाई जाएगी, वहीं पर आम लोगों पर भी जिम्मेदारी, और जो उस कॉलोनी में रह रहे लोग हैं उन पे भी ये जिम्मेदारी बनती है कि रास्ते को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें रुकावटें पैदा करनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई भी हादसा यहाँ पर पेश आए तो उस वक्त बहुत से मुश्किलात का सामना न सिर्फ दूसरे लोगों को करना पड़ेगा बल्कि खुद उन लोगों को जिनकी वजह से रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। फिलहाल एक और कॉलर है और ये इस प्रोग्राम का आखिरी कॉलर भी होगा। हेलो हेलो, अपना नाम बताइए, कहाँ से? हाँ, त्राल से बोल रहा हूँ, यादव जी, बताइए साहब जी। बात इस तरह कि हमने टूरिज्म हॉस्पिटलिटी में मास्टर डिग्री की है। अपनी बात दोबारा बताइए। हाँ जी, हॉस्पिटलिटी या टूरिज्म, हाँ मैं मास्टर डिग्री की है, तो आज तक कोई एडवर्टाइज वगैरह नहीं निकली है उस पोस्ट के लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और मुख्तलिफ डिग्री होल्डर जो है उनकी दुहार यही है, चाहे हम डेंटल डॉक्टरों की बात करें जिन्होंने डेंटल डिग्री हासिल की, उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐलान भी किया गया, तो उस बीच अगर मुख्तलिफ डिग्रीज हासिल करके तलबा बैठे हैं, लोग नौजवान लोग घरों में बैठे हैं, तो उसके बाद भर्ती अमल को यकीनी बनाने के हवाले से इंतज़ामिया को इक़दाम उठाने चाहिए। आपने मामला उठाया, हमें उम्मीद है कि ये मामला जो है इंतज़ामिया तक पहुँच गया होगा। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान साहिल अमीन और आसिफ रशीद को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।